कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रण कौन करता है? एएलयू, एमयू, सीयू, सीपीयू। सीपीयू के निम्न भाग होते हैं एएलयू, सीयू, एमयू, ऑल ऑफ अबव। सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड एमयू का पूरा नाम क्या है? मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा या मशीनरी भाषा, दोनों में से, यानी दोनों एक ही भाषा है। बाइनरी भाषा कह सकते हैं, मशीनरी भाषा कह सकते हैं अपन। बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर में गणितीय कार्य कौन करता है? एएलयू, एमयू, सीयू, ऑल ऑफ अबव। एएलयू। रेम किस प्रकार की युक्ति है? प्राइमरी, फास्ट, वोलेटाइल, ऑल ऑफ अबव। तो तीनों प्रकार की है। कंप्यूटर की प्रथम संग्रहण युक्ति कौन सी है? रैम, रोम, सीपीयू। कंप्यूटर की प्रथम संग्रहण युक्ति कौन सी है? रैम, रोम, सीपीयू या ए एंड बी? एंड बी। एचडीडी, सीडी, डीवीडी किस प्रकार की संग्रहण युक्ति है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। कौन सी युक्ति डाटा कौन सी युक्ति केवल डाटा को पढ़ सकती है परंतु लिखे मिटा नहीं सकती है? रैम, रोम, सीपीयू, ए बी दोनों। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, ये केवल डाटा को पढ़ सकती है, लिखे मिटा नहीं सकती है। सीडी व डीवीडी का वह भाग जहां डाटा को संग्रहित करके रखा जाता है? ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, ए एंड बी दोनों। ट्रैक। सीडी व डीवीडी में डेटा क्रम से होता है। सीडी का कितना होता है? 700 MB और डीवीडी में 4.7 GB। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। एचडीडी का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव। सीडी की क्षमता कितनी होती है? 700 MB। डीवीडी की क्षमता कितनी है? 4.7 GB। एचडीडी की क्षमता कितनी है? 4 से लेकर 8 टेराबाइट टीबी तक। बीआईडी की क्षमता कितनी है? 50 GB। सीडी आर की क्षमता कितनी होती है? 700 MB। डीवीडी आर की क्षमता 4.7 GB। सीडी एचडी की क्षमता कितनी है? 1.5 GB। डीवीडी एचडी की क्षमता 8.5 GB। सीडी डब्ल्यू की क्षमता 700 MB। कंप्यूटर में पावर मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? प्रोसेसर, एसएमपीएस, सीपीयू, इलेक्ट्रिसिटी। एसएमपीएस। इंटेल, डेल, सेलरॉन, एसूस, कंसिस्टेंट, अमेरिकन मेगाट्रेड, एएमडी आदि किसके प्रकार है? तो प्रोसेसर के प्रकार है सारी। कंप्यूटर की प्रत्येक डिवाइस किससे जुड़ी होती है? मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड, सीपीयू, ए एंड बी। तो मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड में दिखने वाली आड़ी तिरछी रेखाओं को क्या कहा जाता है? बस लाइन, बस ट्रिप, बस कंडक्टर, चिप, बस लाइन। बस लाइन। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मॉडरेट, ए एंड बी। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, सिस्टम, मॉडरेट, ए एंड बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनके बिना कंप्यूटर को चलाना आसान है, चला सकते हैं अपन। इनके न होने पर भी कंप्यूटर आराम से चल सकता है। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये अभी तक बताया नहीं मैंने, एक बार पहले इनको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में करते हैं आगे का। कल अपन ने डॉस तक का करा था, डॉस तक का मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, यूनिक्स एंड डॉस, और विंडो 8 के बारे में बता दिया था जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। ठीक है, आज अपन देखेंगे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के बारे में। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से दूसरे नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये? सी प्लस प्लस, उतार लीजिए साथ साथ में, सी लैंग्वेज, वीबी, विजुअल बेसिक, HTML,
डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कोबोल, पास्कल, लैरिकन, फोर्टन, पाइथन, रूबी, इसे उतार लीजिए इनको। जिनके माध्यम से दूसरे नए सॉफ्टवेयरों को बनाया जाता है वे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपके पास ही रख लो इनको, अभी ले लूंगा। इसमें कौन कौन से है? सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, वीबी यानी विजुअल बेसिक, एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डीएचटीएमएल डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कोबोल, पास्कल, लैरिकन, फोर्टन, पाइथन, रूबी, ये सभी हमारे क्या होते हैं? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं। क्वेश्चन इनमें से ऐसे बनेगा निम्न में से कौन सा एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का भाग है? सी लैंग्वेज, वीबी, एचटीएमएल, डी ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। या फिर आपसे डायरेक्टली इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक का? तीसरा क्वेश्चन, इनके आपके यूजेस पूछे जाएंगे, इनके कार्य क्या क्या है। तो एक बार इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं इसमें किया जाता है। तो एचटीएमएल जो वेब पेज होता है, इसका निर्माण एचटीएमएल से क्या करते हैं अपन? वेबसाइट बनाने का। वेब पेज मतलब वेबसाइट बनाना। वेबसाइट का निर्माण करने के लिए काम में आता है। प्रथम जो वेब पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। एचटीएमएल लैंग्वेज को नोटपैड के अंदर लिखा जाता है। एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, उसके अंदर इसको लिखा जाता है। एसक्यूएल का कार्य होता है डाटाबेस का निर्माण करना। काफी जो बड़ा डाटा होता है स्कूल कॉलेज का, उनका जो डाटा निर्माण किया जाता है वो किसमें किया जाता है? एसक्यूएल के अंदर किया जाता है। लिख लीजिए इसको, हो गया अपना लैंग्वेज सॉफ्टवेयर पूरा। ये कंप्यूटर में प्रबंध का कार्य करता है। तीन भाग है इसके अपने पास में। डिस्क, क्लीन अप, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से मिटाता है।
उतार लीजिए इसको। बंद का कार्य करता है, मैनेजमेंट वर्क करता है कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनअप, इसके तीन भाग होते हैं, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट और एंटीवायरस। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से मिटाता है। डिफ्रैगमेंट क्या करता है, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के साथ साथ सभी फाइलों को ग्रुप भी करता है। और एंटीवायरस ये कंप्यूटर से क्या करता है, वायरस को समाप्त करने का काम करता है। तो नाम ही एंटीवायरस है, वायरस को क्या करेगा, ये रोकने का काम करता है, खत्म करता है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, एंटीवायरस है। कोई दिक्कत यहां तक में। दूसरा सॉफ्टवेयर जो चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है अपने लिए, तो इसके अंदर पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था अपने पास में यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर एप्लीकेशन यूजर के सामान्य प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से उसकी लिस्ट देख लो। बता लीजिए इसको। दो प्रकार के, पहला है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर के सामान्य कार्य में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर है वह यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनके न होने से कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर ये है तो भी कंप्यूटर चलेगा और नहीं है तो भी कंप्यूटर चलेगा, इनसे कोई प्रभाव नहीं होता है। कौन कौन से हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पेंटिंग, नोटपैड, वर्डपैड, फोटोशॉप, एडोब रीडर, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड एनी गेम, ये एक्सेट्रा सभी अपने पास में क्या है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये है होने या ना होने से हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे कंप्यूटर के चलने पर। कोई दिक्कत पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे यूजर के डिमांड पर बनाया जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे यूजर की डिमांड पर बनाया जाता है वो कौन सा है, ऑफर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट
हो जाते हैं इस लाइन को उतारने से। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11, माइक्रोसॉफ्ट की जो अभी अपने आरएसीआईटी की लेटेस्ट विंडो है वो कौन सी चल रही है, 11 चल रही है। उसके अनुसार अपने पास में क्या क्या फीचर है वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला फीचर आता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर को प्रारंभ करने पर दिखने वाली जगह है डेस्कटॉप कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। इसके बाद में है सेकंड आपके पास में आइकन। डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड दिखने वाले प्रोग्राम के चित्र आइकन कहलाते हैं। डेस्कटॉप आइकन टास्क बार, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखने वाली बार को टास्क बार कहते हैं। उतारिए इसको। डेस्कटॉप के बारे में पूछ सकता है कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो कंप्यूटर पे दिखने वाला सबसे पहला जो अपन को जगह दिखती है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। आइकन क्या होते हैं, तो डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में दिखने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम के जो चित्र होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। टास्क बार, सबसे नीचे वाली बार को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में?
लिख लीजिए इसको। स्टार्ट बटन टास्कबार के लेफ्ट कॉर्नर पर दिखने वाला एक छोटा सा बटन होता है जिससे कंप्यूटर को शट डाउन बंद करना, रिस्टार्ट बंद होकर वापस चालू होना, सेटिंग वह कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसे एक्सप्लोर किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम अगर अपन को खोलना है तो एक्सप्लोर करना कहलाता है, तो उसे ओपन कर सकते हैं जैसे स्टार्ट बटन से। डेट एंड टाइम बार टास्क बार के राइट साइड में दिखने वाली एक छोटी सी बार जिसमें डेट एंड टाइम दिखाई भी देती है तथा इसे वहां से बदल भी सकते हैं, उसे डेट एंड टाइम बार कहते हैं। सिस्टम ट्रे ये स्टार्ट बटन और डेट एंड टाइम के मध्य वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम ट्रे, जिसमें प्रोग्राम को जब भी हम मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज होने पर जहां दिखाई देता है वो जगह क्या कहलाती है, सिस्टम ट्रे कहलाई जाती है। क्लियर है? या बूट करना कंप्यूटर को प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने की प्रक्रिया बूट कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कोल्ड बूट, कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है इस समय में और कंप्यूटर को प्रारंभ कर रहे हो तो वह कहलाता है कोल्ड बूट। एक होता है कंप्यूटर चल रहा है, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर बंद हो और वापस अपने आप ये चालू हो तो उसे बोलते हैं रीस्टार्ट प्रक्रिया। और रीस्टार्ट जब हम करते हैं तो वो कहलाती है हॉट बूट या वार्म बूट कहलाती है। कोर्टाना अगर हमें कंप्यूटर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसकी ब्राइटनेस कैसे इंक्रीज करें या इसका वॉल्यूम कैसे डिक्रीज करें या और भी कुछ सेटिंग जो होती है चेंजेस करना है तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक वॉइस असिस्टेंट होता है अपने पास में, उसका नाम है कोर्टाना। ये विंडो 11 विंडो 10 दोनों में होता है, वॉइस आधारित होता है। हम इसको बोलकर बताएंगे कि हमारे कंप्यूटर के हमको आवाज कम करनी है, किस फंक्शन में जाकर हम करें, तो कोर्टाना वहां पे अपनी मदद करता है और हमें बताता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए, तब जाकर आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये वॉइस आधारित हमारे पास में एक पर्सनल असिस्टेंट होता है हमारा। लिख लिया सबने?
लिख लीजिए इसको। ये विंडो 10 व 11 का डिफॉल्ट ब्राउजर है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से निश्चित है कि ये रहेगा ही रहेगा। अगर आपने विंडो 10 या 11 अपन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये अपने आप ही आ जाता है, ब्राउजर अपन को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि विंडो एक्सपी से लेकर विंडो 8 तक का डिफॉल्ट ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, वर्तमान समय में पूर्ण सा डिफॉल्ट ब्राउजर आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके माध्यम से हम इंटरनेट को चलाते हैं। इंटरनेट वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। अभी केवल अपन को इतना ध्यान रखना है कि विंडो 10 व 11 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। और इससे पहले वाले जो डिफॉल्ट ब्राउजर था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैथ इनपुट पैनल नाम से समझ गए होंगे, गणितीय कार्य करने के लिए, गणितीय क्रियाओं को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मैथ इनपुट पैनल का। वर्चुअल कीबोर्ड, अगर हमारा कीबोर्ड जिससे हम टाइपिंग वगैरह करते हैं वो खराब हो गया हो तो एक वर्चुअल कीबोर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। वर्चुअल कीबोर्ड नाम का क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो स्क्रीन पे आ जाता है। इसके माध्यम से भी हम लिखने का कार्य कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तक में, हटा दे।
लिख लीजिए इसको। स्नैप असिस्ट, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, यानी कि जो भी स्क्रीन अपन को दिख रही है उसका क्या लिया जा सकता है, स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है स्नैप असिस्ट का, तो भाई स्क्रीनशॉट किसके माध्यम से लिया जाता है, स्नैप असिस्ट के माध्यम से लिया जाता है। विंडो 10 विंडो 11 दोनों में होता है। रिसाइकल बिन जो भी फाइल हम कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं, फाइल हो या फोल्डर हो, वो सीधे कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, रिसाइकल बिन में ट्रांसफर हो जाती है, जहां इन्हें रिस्टोर भी कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब वापस भी ले सकते हो, यदि आपने डिलीट करा है तो वापस भी ली जा सकती है। रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करके उसे एम्प्टी रिसाइकिल बिन ऑप्शन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण रिसाइकिल बिन को हटा भी सकते हैं। और यदि आप जब किसी फाइल को डिलीट करते हो, जब किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो, तो हार्ड डिस्क पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जितनी पहले भरी हुई थी उतनी ही भरी हुई रहती है। हम रिसाइकिल बिन से अगर किसी चीज को डिलीट करते हैं तभी हमारे पास में रिसाइकिल बिन हमारी हार्ड डिस्क होगी वह खाली रह पाती है। उतार लिए सभी ने, हटा दे। पास में क्या है, रिसाइकिल बिन नाम का एक डब्बा पड़ा है, ठीक है। ये क्या है, रिसाइकिल बिन। कोई फाइल यहाँ पे अपने पास में एक फाइल थी, ये फाइल अपने पास में है, इस फाइल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट करने से कहाँ चल जाएगी, रिसाइकिल बिन में चल जाएगी। तो पहली बात तो ऐसा करने से कंप्यूटर के स्टोरेज पे कोई प्रभाव नहीं होता। पहले भी वो कहाँ थी, कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन भी कहाँ है, कंप्यूटर में। जब आपने फाइल को डिलीट करा तो वो उसने अपना स्थान बदला है, ना कि कंप्यूटर से डिलीट हुई है। तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, यदि आपने डिलीट करी है तो उसे आप वापस भी ले सकते हो। आप उसे क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, रिस्टोर करने के लिए अपने पास में जो की होती है वो होती है CTRL+Z। कंट्रोल प्लस जेड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्या कर सकते हैं, वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं ये गई हुई अच्छी थी फाइल और आप उसे वापस भेजना चाहते हो, तो Ctrl+Y। तो देखिए हमने फाइल को भेजा है किसके माध्यम से, डिलीट के माध्यम से। हम उसे क्या कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कंट्रोल जेड के माध्यम। और अगर वापस भेजना है तो उसे कंट्रोल वाई के माध्यम से भेज भी सकते हो। किसी फाइल को डिलीट करने से हमारे स्टोरेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसा पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है एम्प्टी रिसाइकल बिन। अगर हमने ये कर दिया, ऑप्शन दबाया किससे, राइट क्लिक करके, कौन सा, राइट क्लिक करके, तो इसके अंदर जो भी फाइलें होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिलीट। हाँ, इसमें से अगर फाइलें डिलीट हो जाती है, किसमें से, रिसाइकिल बिन से। एम्प्टी रिसाइकिल बिन अगर अपन कर देते हैं तो हार्ड डिस्क खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि सारी फाइलें कहां ट्रांसफर हो रही है, यहां पर हो रही है ना। तो वो तो पहले कहां थी, यहां थी। मान लो कि ये फाइलें कहां थी, यहां थी। हमने इसको हटाया यहां से, और हटाने के बाद कहां चले गई, यहाँ। तो स्टोरेज तो वैसा का वैसा ही बना रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसे एम्प्टी रिसाइकिल बिन करता हूं तो मेरे पास जगह अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगी। तो हार्ड डिस्क में कब जगह उपलब्ध रहेगी, जब फाइल को भेजेंगे या फाइल को एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर देंगे। तो किससे होगी, एम्प्टी रिसाइकिल बिन। भेजने से, डिलीट करने से हमारी हार्ड डिस्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी क्षमता नहीं बढ़ती। लेकिन एम्प्टी रिसाइकिल बिन करने से हमारी हार्ड डिस्क की क्या होती है, क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर आती है अपने पास में, बिन वाला हो गया। अच्छा, मैं कहूं कि डायरेक्ट ही आप इसमें भेजो मत फाइल को। आप डिलीट करते हो तो फाइल कहां जाती है, यहां जाती है। आप भेजो ही मत इसको यहाँ पे। हम चाहते हैं कि इसमें जाए भी नहीं और डिलीट भी हो जाए, तो उसे बोलते हैं परमानेंट डिलीट। क्या बोलेंगे अपन, परमानेंट डिलीट। और परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की दबानी पड़ेगी, ठीक है। लिख लो परमानेंट डिलीट की कौन सी होती है, तो परमानेंट डिलीट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट लिख लो।
प्रीवियस पोजीशन में, पूर्वत स्थिति में जाने के लिए, पूर्वत स्थिति में जाने के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल जेड मतलब क्या होता है, अंडू, यानी पहली वाली स्थिति में जाने के लिए। आपने डिलीट करा, पहले डिलीट नहीं थी, पहली वाली स्थिति में आना है, कंट्रोल जेड कर लो। कंट्रोल वाई ये होता है रीडू, वापस करना, रीडू मतलब वापस कर देना, रीडू वापस करना। इसकी की जो होती है, एक तो होती है कंट्रोल प्लस वाई और एक होती है F4। दोनों की का प्रयोग कर सकते हैं अपन। दोनों की का मतलब ही क्या होता है, रीडू होता है। या तो कंट्रोल वाई कर लो या फिर आप F4 कर लो, इन दोनों का मीन्स क्या होता है, रीडू होता है। लिख लो इनको भी। अंडू की कंट्रोल जेड पूर्वत स्थिति में जाने के लिए, अंडू पूर्वत स्थिति में जाने के लिए। फाइल बता लीजिए साथ साथ में। उतार लीजिए इसको। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में जब भी कोई कार्य करके हम सेव करते हैं तो उससे एक फाइल का निर्माण होता है। कोई भी अगर जब चीज सेव करते हैं तो फाइल बन जाती है वो अपने आप ही। फाइलों को उनकी कैटेगरी वाइज अगर अपन एक स्थान पर रखते हैं तो उस जगह को अपन फोल्डर कहते हैं, और इस फोल्डर को ही हम क्या नाम से जानते हैं, डायरेक्टरी। यानी फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक का? ये अलग अलग इस तरह से फाइलें पड़ी है। डॉक, डीओसी, ये होती है वर्ड की फाइल। जहां बुक लिखा होता है वो होती है एक्सेल की फाइल। जहां पीपीटी लिखा होता है वो पावर पॉइंट की फाइल होती है। ये पे बुक लिखा हुआ है तो ये एक्सेल की फाइल है। हम चाहते हैं कि एक अलग से बॉक्स बनाए और एक अलग से बॉक्स में इनको रख दिया जाए, तो हम एक अलग से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर डीओसी की फाइल इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगी DOC1। फिर एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर हम पीपीटी वाली फाइल को रख देंगे, तो ये आ जाएगी PPT1। और एक तीसरा बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम रख देंगे book2 एंड book1, और यहां से इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हट गई। अब क्या बन गए अपने पास में, 3 बॉक्स। तो ये जो पहले थी वो तो थी फाइलें, और ये क्या बन गए अपने पास में, फोल्डर। तो फाइलों को जहां पर एक स्थान पर, एक्सेल की फाइलें एक जगह पे आ गई, पावर पॉइंट की एक जगह पे आ गई और वर्ड की एक जगह पे आ गई। तो ये भी एक जगह पे आई है, जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर या डायरेक्टरी बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब हम कहते हैं कि एक मास्टर फोल्डर अपने पास में यहां पड़ा है। ये मास्टर फोल्डर अपने यहां रख दिया है, और मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर जो है इसे मैं कट करके यहां लेके आना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, कट। कट का मतलब समझते हो, हटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना। तो ये सारा का सारा फोल्डर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है ना। इस वाले फोल्डर को मैंने करा कि भैया यहाँ पे कॉपी कर देता हूं। क्या कर देता हूं, तो ये यहाँ पे भी रहेगा और क्या रहेगा, यहां पर भी रहेगा।
तो यहाँ पे जैसे था DOC1 और यहाँ पे क्या आ गया PPT1। ये यहाँ पर भी कॉपी में क्या होता है, दोनों तरफ रहता है, कट में तो स्थान से हटकर इधर आ गया, कॉपी में क्या होता है जहां है वहां तो रहेगा ही, दूसरी एक और प्रतिबिंब उसका दूसरे स्थान पर बन जाएगा। क्लियर है। अब तीसरा ये वाला है, इसे मैं चाहता हूं कट करना, यहां से कट करना चाहता हूं। तो मुझे ये बताओ कि जब मैंने इसे कट करा तो बुक 1 आएगी कि बुक 2 आएगी, या दोनों आ जाएगी एक साथ में इधर? ठीक है, दोनों ही साथ में आएगी, बुक 1 भी आएगी और बुक आपकी 2 भी आएगी। तो क्वेश्चन यही है कि किसी फाइल में किसी फोल्डर को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जाता है तो उसके अंदर की सभी फाइलें तथा उसके अंदर के सभी सब फोल्डर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या नहीं जाते हैं? ठीक है, तो जाते हैं भैया। ठीक है ना, अगर हम इस पूरे फोल्डर को उठाकर अगर मूव करा रहे हैं तो इसके अंदर की जो फाइलें हैं ये भी क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फोल्डर एक ही हो या ये फुल फाइल एक ही हो, फाइल 2 नहीं होगी, इसके लिए अलग से कोई कमांड नहीं है। इसको उठा के रखा तो सभी अपने आप ही दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में लेसन नंबर 3 और अपने जो पेपर है उसका 3 लेसन तक सारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे बुक में कर लेना क्वेश्चन आंसर, बुक में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर वापस से पूरे कर लेना, और जो अपने पास में पेपर दिया हुआ है आपको, एक क्या नाम था, क्वेश्चन शीट दी हुई है, उसमें से भी 4 लेसन के ऊपर तक के सारे क्वेश्चन कर लेना। 4 लेसन तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं अपने पास में। एक्सटेंशन नेम, किसी फाइल की पहचान बताना, किसी फाइल की पहचान बताने वाले कोड, किसी पहचान बताने वाले कोड, किसी फाइल की पहचान बताने वाले कोड क्या कहलाते हैं? एक्सटेंशन नेम कहलाते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखा रहेगा आपके पास में नरेना डॉट PPTX। नरेना फाइल किस प्रोग्राम की है? नरेना फाइल किस प्रोग्राम की है? तो जो पीछे लगा रहता है इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ये तो क्या है? फाइल नेम, और जो पीछे लगता है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। उतार लो इसको, नरेना डॉट PPTX। नरेना तो फाइल नेम है, PPTX क्या है? एक्सटेंशन नेम है। 2007, 2010 और 2019। पहला है अपने पास में वर्ड का है .docx। एक्सेल लिख लीजिए इसको भी, XLS.XLSX.XLSX। पावर पॉइंट में है .PPTX.PPTX। ऐसी सारणी बना लो एक। तीन का एक्सटेंशन DOC, एक्सेल 2003 का XLS एंड पावर पॉइंट 2003 का PPT। अगर इसी में अपन को अपग्रेड करके पूछे 2007, 2010 या 19, तो इनके अंदर क्या लगा देना है? केवल X लगा देना है। 3 नाम याद करने हैं, वर्ड का DOC होता है, एक्सेल का XLS होता है, पावर पॉइंट का PPT होता है। अगर हमसे 7, 10, 11, 7, 10, 19 के लिए अगर पूछा जाता है तो हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं? केवल X लगा देते हैं। इससे हमारे ये क्या बन जाएगा? एक्सटेंशन बन जाएगा। अगर अब अपन से पूछा जाए कि RSCIT.DOCX ये किसकी फाइल है, तो ये फाइल 2007 की हो सकती है, 2010 की हो सकती है, 2019 की भी हो सकती है, कोई डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पूछा जाए कि भाई RSCIT.DOC किसकी है, तो सीधी सी बात है वो किसकी है? 2003 की है, क्योंकि X नहीं लग रहा है तो केवल सिंपल 2003 की है। X लग गया तो 2007 की भी हो सकती है, 2010 की भी हो सकती है और 2019 की भी हो सकती है। लेटेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस अपने पेपर में आया हुआ है कि भाई एक्सेल 2019 का एक्सटेंशन बताइए। तो एक्सटेंशन क्या हो गया? .2019 नहीं, उसने पूछा 2003, 2007
और 2019 का एक्सटेंशन, तो इसका 2003 का एक्सटेंशन क्या हो गया, .xls, इसका हो गया .xlsx और इसका हो गया .xlsx। सो सिंपल, क्लियर है तक का। आगे के कुछ और एक्सटेंशन उतार लेंगे अपन, लिख लीजिए इसको। उतारिए इसको। एक्सटेंशन है .txt, वर्डपैड का एक्सटेंशन है RTF, RTF का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फाइल होता है। फोटोशॉप का पूछा जाए तो .pst होता है। एडोब रीडर मोस्ट एक्सटेंशन के साथ साथ में एक्सटेंशन नेम भी पूछ लेता है। एक्सटेंशन है इसका .pdf और पूरा नाम होता है पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है फाइल इसका पूरा नाम होता है। बता लिया सबने। ऑडियो वीडियो ऑन फोटो पैंट, ठीक है बता लीजिए। इसका नाम है .bmp, यानी कि पूरा नाम होता है बिट मैप इमेज। इसके बाद आती है फोटो। फोटो के अंदर होता है .jpg, .jpeg, jpg एंड gif। इसके बाद होता है ऑडियो। ऑडियो में होता है .mp2, .mp3, .amr और .wav, ये हमारी ऑडियो के लिए आते हैं। वीडियो के लिए आता है .mp4, .3gp और .bmr, ये फाइलें किसकी होती है, वीडियो की होती है। बता लिए यहाँ तक का। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो इनके नाम पूछ ले, इसका नाम क्या होता है, तो बिट मैप इमेज होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कि भाई बताइए RACIT.mp2 किस प्रकार की फाइल है, तो किस प्रकार की फाइल है, ये एक ऑडियो फाइल है। अगर अपन से पूछ लिया जाए RACIT.jpeg किस प्रकार की फाइल है, तो किस प्रकार की फाइल है, ये एक फोटो वाली फाइल है। कोई दिक्कत यहाँ तक में,
ये क्या कहलाते हैं, अपने एक्सटेंशन कहलाए जाते हैं। क्लियर है तक का? हटा दो इसको। इंटरनेट, इंटरनेट नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट कहते हैं। सूचना का सुपर हाईवे इंटरनेट कहलाता है। सूचना का सुपर हाईवे इंटरनेट कहलाया जाता है। मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास में कंप्यूटर, दूसरा है कनेक्शन, तीसरा है मॉडेम, चौथा है ब्राउजर और पांचवा है सर्च इंजन। बता लीजिए इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। दूसरा पूछा जाता है सूचना के सुपर हाईवे को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। या इंटरनेट के लिए कौन कौन सी चीजें हमें आवश्यक है, तो कंप्यूटर आवश्यकता है, कनेक्शन की आवश्यकता है, मॉडेम की आवश्यकता है, ब्राउजर की आवश्यकता है और सर्च इंजन। 5 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 देके आपसे क्या पूछ लेगा, उपरोक्त सभी पूछ सकता है। तो इनमें से 5 में से कोई भी 3 चीजें देकर और उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन हो सकता है अपने पास में। कंप्यूटर इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं तो पता ही अपन को कंप्यूटर में अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ा है। दूसरी चीज क्या है अपने पास में, कनेक्शन। कि कनेक्शन क्या क्या होते हैं अपने पास। तो दूसरा है अपने पास में कनेक्शन। कनेक्शन देखिए काफी सारे प्रकार के हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन। चौथा है अपने पास में वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। ये अपने पास में कुछ कनेक्शन है। कौन कौन से हैं, डायल अप, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट और वाईफाई। डायल अप, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट और वाईफाई, जिसमें से मोस्ट कौन सा है अपने लिए, वाईफाई। इसका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। वाईफाई कनेक्शन कैसा होता है, बिना तार का, बिना तार का कनेक्शन क्या कहलाता है, वाईफाई। और इसका पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्लियर है, देख लो उसको। चीज है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्या काम करती है, तो ये काम करती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल व डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलती है। एनालॉग सिग्नल फोन में चलते हैं और डिजिटल सिग्नल अपने कंप्यूटर में चलते हैं।
कोई भी इंटरनेट होता है बिना फोन के नहीं चल सकता है, बिना कनेक्टिविटी के नहीं चल सकता है। तो ये दोनों को आपस में स्विच करने का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन लेके भी इंटरेक्शन लेके जाती है और इंफॉर्मेशन वापस लेके आती है। इसीलिए मोडेम को अपन ने पढ़ा था आईओ डिवाइस के अंदर। आईओ डिवाइस का मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में भी इसको पढ़ा था अपन ने। उतार लीजिए इसको भी। ब्राउजर यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पिछला प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन था ब्राउजर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस या पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेट स्कैप, नेविगेटर, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, सफारी, एप्पल ब्राउजर, ये जो सफारी होता है एप्पल का ब्राउजर, एंड www फर्स्ट ब्राउजर। www भी हमारा क्या था, पहले एक ब्राउजर हुआ करता था, आज www कुछ और नाम से पढ़ते हैं अपन।